पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन और नाउन के विषय में समझा और उनके टाइप्स के विषय में समझा। फिर वो कॉमन एरर्स उनके द्वारा जो बनाया जाएगा उन पर आधारित कॉमन एरर्स को भी देखा। इस वीडियो में हम लोग प्रोनाउन के कुछ जो पार्ट्स बचे हुए थे, जैसे रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इनके विषय में हम लोग इसमें देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, यह जो रिलेटिव प्रोनाउंस है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, रिलेटिव प्रोनाउंस में जो आते हैं और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में भी जो आते हैं, वही कहीं जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी आते हैं। जैसे अगर हम कहें व्हाट, रिलेटिव प्रोनाउन में भी व्हाट का यूज किया जा रहा है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी, जबकि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी व्हाट का प्रयोग किया जा रहा है। तो प्रश्न स्वाभाविक है उठता है कि ये व्हाट का यूज जो किया जा रहा है रिलेटिव प्रोनाउन में, किस रूप में किया जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का उपयोग किस तरह से किया जाता है, और फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में सेंटेंस के में जो होता है इसका उपयोग किस प्रकार से होता है, ताकि किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे कि ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में जो बताया जा रहा है और प्रोनाउंस में जो बताया जा रहा है, उनके दोनों के अलग अलग तरीके हैं और फिर कंफ्यूजन किसी तरह का क्रिएट ना हो, इसलिए मैंने एडजेक्टिव को भी इस वीडियो में एक साथ इस रिलेटिव और प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के साथ डाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है। रिलेटिव प्रोनाउंस को मैं आपको बता दूं, कनेक्टिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है। कनेक्टिव प्रोनाउंस, अगर रिलेटिव प्रोनाउंस को कनेक्टिव प्रोनाउंस कहा जाता है तो इसका मतलब ये निकला कि यह सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा। कनेक्टिव का मतलब ही होता है जोड़ना। और या फिर रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव का मतलब होता है संबंध जोड़ना। क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है संबंध, और संबंध में क्या करते हैं तो हम लोग जोड़ते ही हैं। जैसे हु जोड़ने का काम कर रहा है, हु, विच, दैट, एज, बट, व्हाट। ठीक है, ये सारे जो हैं रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत यह जो उपयोग होता है, इस तरह का जो सेंटेंस का उपयोग करते हैं और क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। अगर इस तरह के सेंटेंस का यूज क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है तो या हु, इसमें कौन कौन होते हैं? हु होते हैं। हु मीन्स क्या होता है? कौन होता है। हुम मतलब क्या होता है? किससे होता है। हुज मना क्या होता है? किसका होता है। और विच मना क्या होता है? कौन सा। व्हाट मना क्या। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी व्हाट, विच, हुज का प्रयोग करते हैं। तो अगर ऐसा ही बात है कि जो रिलेटिव प्रोनाउंस है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, सब में इसी तरह का के वर्ड्स लगभग आ रहे हैं, तो फिर इनके उपयोग किस प्रकार से किया जाता है वो हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोनाउंस और एडजेक्टिव में कि एग्जाम्पल के रूप में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस है। जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश किया, जैसे लिखा हुआ आई मेट रामू, मैंने रामू से मिला। दूसरा, ही इज माई फ्रेंड, मैं अगर लिखता हूँ आई मेट रामू, मैंने रामू से मिला, उसके बाद मैं अगर लिखता हूँ ही इज माई फ्रेंड, तो वह मेरा दोस्त है, तो यह दो सेंटेंस बन जाता है। और फिर इन दोनों सेंटेंस को अगर एक साथ करना होगा तो हम क्या लिखेंगे? आई मेट रामू हु इज माई फ्रेंड। यहाँ ही इज माई फ्रेंड नहीं लिखेंगे, अलग सेंटेंस बन जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए, लिंक करने के लिए, ये रिलेटिव, ये क्या कर रहा हूँ, रिलेशन बता रहा है किसके बीच में? रामू जो मेरा दोस्त है और मेरे बीच में। तो ये मेरे बीच में और रामू के बीच में जो दोस्ती है, इनके बीच में रिलेशन बतलाने का काम कर रहा है। और सेंटेंस का अर्थ क्या होता है? आई मेट मतलब मैं मिला रामू से, और जो मेरा क्या है, यहाँ हु का मतलब कौन नहीं लेंगे, क्या लेंगे? जो लेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा आई मेट रामू हु इज माई फ्रेंड, का मीन्स होता है मैं रामू से मिला जो मेरा दोस्त है। यू कैन ईट वॉट यू लाइक, क्वेश्चन है, कहते हैं एग्जाम्पल है, यू कैन ईट मतलब आप खा सकते हैं, यू लाइक मतलब आप पसंद करते हैं। तो यू कैन ईट मना आप खा सकते हैं, यू लाइक मना आप पसंद करते हैं। लेकिन व्हाट क्या करता है? तो यहाँ व्हाट का मतलब यहाँ हो जाता है, व्हाट मतलब जो, यहाँ व्हाट का मतलब क्या नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? रिलेटिव प्रोनाउंस है। और रिलेटिव प्रोनाउन है क्यों, इसका भी एक कारण है। जब भी प्रोनाउंस होते हैं तो वह क्या होता है, बिल्कुल किसी का मदद नहीं, उसके साथ उसके आगे नाउन्स नहीं आ सकते। ठीक है, अगर उनके साथ नाउन्स आ गए तो ये बात आप समझ लीजिए कि वह क्या है,
वह क्या है, तो फिर एडजेक्टिव में चला जाएगा। जैसे अभी हम आपको बताते हैं, यू कैन ईट है, आप खा सकते हैं। यू लाइक माना क्या होता है, आप पसंद करते हैं। बीच में अगर व्हाट आकर के दोनों को लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, तो आप इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ व्हाट का मतलब क्या नहीं होगा, क्या होगा फिर, तब जो होगा। जैसे यू कैन ईट माना आप खा सकते हैं, यू लाइक माना आप पसंद करते हैं। तो यू कैन ईट व्हाट यू लाइक मतलब तुम खा सकते हो, तुम जो पसंद करते हो। जो तुम पसंद करते हो, इसका क्या हुआ, जो तुम पसंद करते हो उसे तुम खा सकते हो, या तुम उसे खा सकते हो, या तुम खा सकते हो जो तुम पसंद करते हो। अब देखिए यहाँ व्हाट का प्रयोग हमने देखा प्रोनाउंस के रूप में, क्योंकि प्रोनाउन के बाद है, प्रोनाउन जो आया उनके बाद प्रोनाउन ही है, नाउन नहीं है। अगर नाउन होता तो यह एडजेक्टिव बन जाता। जैसे यहाँ देखिए व्हाट बुक, क्या है यहाँ लिखा हुआ, व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड। व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड, यहाँ व्हाट बुक जो आया है सेंटेंस के रूप में, सेंटेंस में, तो व्हाट के बाद बुक भी आया। तो यहाँ व्हाट का अर्थ तो क्या बुक नहीं होगा, कौन से बुक आप पढ़ना चाहते हैं। यहाँ व्हाट बुक का मतलब कौन सा बुक, व्हाट का अर्थ यहाँ जो है ना कौन से के अर्थ में बदल जाएगा, और प्रश्न पूछने के लिए इस व्हाट का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं, यहाँ जो नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, यहाँ व्हाट बुक का अर्थ क्या हो जाएगा, कौन सा किताब, कौन सी किताब आप जो है, व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड मतलब आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में ये डिफरेंस दिख रहा होगा। यहाँ जो व्हाट आया है इनके बाद नाउन नहीं आया, जबकि इस व्हाट के बाद नाउन आया है। चलिए अगला इसी तरह का सेंटेंस देखते हैं। यहाँ देखिए एक सेंटेंस और है प्रोनाउन के रूप में जो यूज किया जा रहा है, व्हाट इज योर फादर। तो यह प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है, इसका पता कैसे लगेगा, क्योंकि व्हाट के बाद क्या आया, वर्ब आया है, इसके बाद नाउन नहीं आया। तो अगर नाउन नहीं आया है इसका मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता, ये प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन है तब इसका यह किसके लिए कैसा सेंटेंस है, तो यह रिलेशन नहीं यहाँ बता रहा है, यहाँ रिलेशन नहीं बतलाया जा रहा इस वर्ड के जरिए। जबकि आप ऊपर वाले सेंटेंस में देखिए यहाँ रिलेशन बतलाने के लिए बीच में आया है, और इसका मतलब यहाँ जो हुआ है। जबकि यही वर्ड यहाँ जब आता है एडजेक्टिव में जब आ रहा है, तो यहाँ इसका मतलब कौन सा हो रहा है, यहाँ किस तरह के बुक या किस बुक को वह पढ़ना चाहता है, तो इस तरह का अर्थ यहाँ निकल रहा है। लेकिन व्हाट इज योर फादर, इसमें व्हाट जो आया है जो बनने के लिए नहीं आया है, या प्रोनाउन के रूप में यूज तो हुआ है, लेकिन यहाँ इसका अर्थ क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड की तरह होगा, क्योंकि इसके बाद जस्ट आफ्टर क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ। तो व्हाट इज योर फादर का मतलब हुआ तुम्हारे पापा जी क्या है, और इसका मतलब हम कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, रिलेशन बतला नहीं रहे हैं। तो इस तरह के सेंटेंस आपने देखा। व्हाट का यूज देखिए तीनों जगह अलग अलग अर्थ में हो रहा है। द डॉग विच इज ब्लैक इज माइन, यहाँ जो विच बीच में आया है विच जो बीच में आया, तो इसका मतलब ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, नहीं है। इंट्रोगेटिव वर्ड है, नहीं है। यहाँ जो विच आया है ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर है क्या, सॉरी यहाँ तो इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन है क्या, प्रश्न पूछते हैं कि यह एडजेक्टिव हो जाता है यहाँ, यह विच, और यहाँ क्या हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है। तो प्रश्न उठा यह प्रोनाउन क्यों हो जाता है, तो यहाँ आप देखिए विच के बाद नाउन नहीं आया है, इसलिए यह क्या है, प्रोनाउन है। और यहाँ विच के बाद क्या है, नाउन आया है, वहाँ नाउन आया है। पहले वाले सेंटेंस में विच के बाद क्या आया, नाउन नहीं आया है। नाउन नहीं आएगा, इसके साथ अगर नाउन आता तो यह भी एडजेक्टिव बन जाता। तब इस सेंटेंस में हम यह कह सकते हैं, इस सेंटेंस में कि विच आया है और नाउन नहीं है, इसके विच के आगे प्रोनाउन हो गया है, तो इसका मतलब यह रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन है तब इसका अर्थ क्या होगा, द डॉग विच इज ब्लैक। द डॉग मतलब कुत्ता जो काला है मेरा है। 3 सेंटेंस है। द डॉग मतलब कुत्ता ही, मतलब कह सकते हैं कि वह क्या है, डॉग है। फिर उसके बाद डॉग इज माइन मतलब कुत्ता मेरा है, और जो क्या है, ब्लैक मतलब इट इज ब्लैक कह सकते हैं, वह ब्लैक है। तो द डॉग विच इज ब्लैक, यहाँ क्या लिया गया, विच लिया जाता, कहाँ यूज किया जाता है, यह भी हम आगे चलकर दिखाएंगे आपको। तो आप इस बात से समझ में आ गया होगा यह बात कि विच का यूज यहाँ रिलेशन बतलाने के लिए किया गया, जबकि यहाँ विच का प्रयोग इसके साथ जो आगे नाउन की तरह नाउन लिया गया, इसका मतलब यह एडजेक्टिव है और यहाँ प्रोनाउन है। और यहाँ विच जो एडजेक्टिव बना है, तो एडजेक्टिव इसलिए बना क्योंकि इसके आगे नाउन है। और फिर इस विच का उपयोग किसके लिए किया गया, यहाँ क्वेश्चन वर्ड के लिए किया गया। विच पेन इज योर्स मतलब कौन सी कलम आपकी है। विच पेन मतलब वह कौन सी कलम आपकी है।
चलिए आगे देखते हैं, जैसे लिखा हुआ अगला सेंटेंस, दिस इज द डॉग हुज नेम इज टॉमी, मतलब यह वही कुत्ता है। दिस इज द डॉग, यहाँ देखिए द डॉग मतलब निश्चित कर रहा है, मैं आपको ये नहीं बताना चाह रहा था, बताना चाहता ये जो हुज का उपयोग किया गया। तो दिस इज द डॉग हुज नेम इज टॉमी, यहाँ दिस इज द डॉग या वही कुत्ता है, हुज नेम उस जिसका नाम, यहाँ हुज का मतलब किसका नहीं जिसका, क्योंकि रिलेशन बतलाने के लिए बीच में आया है तो इसका नाम क्या हो जाएगा किसका। तो हुज नेम मतलब जिसका नाम क्या है टॉमी है। तो एक तो इस रिलेशन बतलाने वाला वर्ड को देख लिया किस तरह से हुज का प्रयोग किया गया है, जबकि नीचे वाले सेंटेंस को देखिए हुज इज दिस, यहाँ हुज का इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज प्रोनाउन के रूप में किया गया, क्योंकि हुज के बाद इसमें क्या है नाउन नहीं है। अगर नाउन नहीं है तो इसका मतलब समझ जाइए प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है। जबकि यहाँ सेंटेंस में देखिए, यहाँ हुज नोटबुक इज दिस, यहाँ जो हुज के बाद नाउन का उपयोग किया गया, नोटबुक नाउन है, और नाउन अगर है तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए हमें कि यहाँ एडजेक्टिव के रूप में उपयोग हुआ। यदि एडजेक्टिव के रूप में उपयोग हो गया है तो इसका मतलब क्या होगा, हुज नोटबुक इज दिस, मतलब यह नोटबुक किसका है, किसका नोटबुक, यह किसका नोटबुक है, यह इसका मतलब क्या होगा किसका नोटबुक। तो यहाँ हुज का मतलब किसका से जाता है, यहाँ हुज का मतलब किसका से जाता है, जबकि यहाँ जिसका से जाता है। जहाँ दिस इज द डॉग हुज नेम इज टॉमी, मतलब जिसका नाम क्या है टॉमी है, तो यहाँ किसका नाम टॉमी है नहीं बोलेंगे। जैसे लिखा हुआ दिस इज द डॉग हुज नेम इज टॉमी, तो इसका मतलब यह दिस इज द डॉग यह वही कुत्ता है जिसका नाम टॉमी है। तो बातें समझ में आ गई होगी कि हुज का जो प्रयोग किया जा रहा है प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन में जो यूज किया जा रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जो यूज किया जा रहा है, फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में, यहाँ देखिए ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जा रहा है, ठीक है। और जबकि यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जा रहा है, यहाँ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में किया जा रहा है। एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि इसके आगे नाउन है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क छूट गया होगा, छूट गया है। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है एक दूसरे से भिन्न है, जो जबकि वर्ड सब में लगभग एक दूसरे से मिलता जुलता है। नीचे में कुछ इन वर्डों से कुछ उपयोगी शब्द हैं, उनको भी आप लोगों को पढ़ ही लेना चाहिए। जैसे लिखा हु एवर मतलब क्या होता है जो कोई भी और जो भी। हुम एवर जो कोई, जो भी, या जो कोई। विच सो एवर माने जो कोई, विच एवर माने कोई भी, दो में से कोई परवाह नहीं, इसका मतलब हुआ चाहे किसी से कोई सी भी। जब हम आपको कहते हैं ना चाहे कोई सी भी दे दो, अनेकों में से कोई सा एक, है ना। जब हम मार्केट जाते हैं विच एवर कहते हैं कि कोई, मतलब विच एवर मतलब जो अनेक हैं उनमें से कोई एक चाहिए, आपको कोई भी चीज लेना होता है तो आप कहते हैं ना विच एवर, है ना, कोई भी दे दीजिए, ऐसा बोलते हैं ना, कोई भी पेन दे दीजिए। तो विच एवर आप इसके लिए उपयोग, वहाँ जो कोई भी के लिए क्या उपयोग कर सकते हो, विच एवर उपयोग कर सकते हो। हुम एवर जो कोई, इसका मतलब होता है हुम एवर जो भी। यहाँ होम एवर किसके लिए, हुम किसके लिए, व्यक्ति के लिए उपयोग किया जा रहा है। व्हाटसो एवर जैसे कहते हैं जैसा भी, जो कुछ भी, किसी तरह का हो, जो कुछ इसका मतलब होता है। व्हाट एवर का मतलब कुछ परवाह नहीं, सारा, तमाम, जो चाहे, सब कुछ, जो, ये सब इसका अर्थ होता है। तो जैसे हम कहते हैं व्हाट एवर का मतलब सारा, जो कुछ भी है सब, है ना। तो इस तरह के अर्थ में इनका उपयोग किया जा सकता है। हमको बोलने के क्रम में इन सारे वर्ड का उपयोग करते हैं। व्हाट एवर का मतलब जो कुछ भी, किसी भी प्रकार का, सब का सब, सारा, चाहे किसी भी प्रकार का हो, इसका व्हाट एवर का मतलब हुआ। तो यदि एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं और प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो इस तरह से करते हैं, इसका अर्थ यह रहता है। तो आप इन तरह के वर्ड को अपने लैंग्वेज में, बोलचाल की भाषा में, लिखावट में भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस मीन्स कनेक्टिव प्रोनाउंस, इसके बाद इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव के जरिए, ऑप्शन के जरिए, सेंटेंस के जरिए हम लोग समझने की यह कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से हु का और कहाँ हु का प्रयोग करेंगे, होम का प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे, हुज का प्रयोग करेंगे। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इन तीनों में आप देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वर्ड्स को लेकर समानता है। जैसे हु है, वो,
इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में भी आता है तो रिलेटिव प्रोनाउंस में भी आते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में भी आते हैं। तो इनको देखते हुए हम लोग इनको बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है और इनके रूल्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है द मैन डैश इज स्टैंडिंग हियर इज हियर माय अंकल। क्या लिखा है? द मैन डैश इज स्टैंडिंग हियर इज माय अंकल। तो यहाँ हु होगा, हुम होगा, विच होगा या हुज होगा। तो मैं आपको बता दूं इस सेंटेंस में दी मैन, यहाँ क्या है? दी मैन उपयोग किया गया और दी मैन क्या है? व्यक्ति के लिए उपयोग किया जा रहा है। तो हम आपको ये बता दें कि हु का प्रयोग जो किया जाता है, हुम का प्रयोग, विच का प्रयोग, हुज का प्रयोग, इन सब के प्रयोग को अगर हम जान जाते हैं कि इसमें हु का प्रयोग लगेगा कि हुम का, या अपने आप क्लियर हो जाता है। तो इस सेंटेंस के लिए हम बता दें आपको, इस सेंटेंस में हु का प्रयोग होगा। इसलिए हु का प्रयोग होगा कि दी मैन क्या है? हु जो होता है व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। तो दी मैन हु इज स्टैंडिंग, यहाँ हम कह सकते हैं तो व्यक्ति ही इज स्टैंडिंग, ही मतलब प्रोनाउन, प्रोनाउन के स्थान पर हु का यूज किया गया और यहाँ सेंटेंस को क्या किया गया है? जोड़ने का काम किया है हु, इसलिए हम इसे रिलेटिव प्रोनाउंस भी कहेंगे। यहाँ जो हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में होगा और हु यहाँ जो हु अगर लिख लिया जाए WHO, और यह हु किसके लिए आया है? दी मैन के लिए आया सॉरी, दी मैन के लिए आया है। कह रहा है कि द मैन हु इज स्टैंडिंग, हु इज स्टैंडिंग मतलब वह व्यक्ति जो खड़ा है, इज माय अंकल, वह मेरा क्या है? अंकल है। तो यहाँ व्यक्ति के लिए यूज हुआ, इसलिए यहाँ हु का प्रयोग हुआ। और दूसरी बात यह भी जानेंगे कि हु का जो प्रयोग हुआ है यहाँ, तो हु का प्रयोग, हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है और इसलिए हम लोगों ने क्या किया, जैसे हु यहाँ होगा उनके बाद यह क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, यानी कोई वर्ब आता है तो हम इस रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तब आपके मन में सहज ही प्रश्न उठता होगा, कहीं हम हु का प्रयोग को पूरी तरह से जान जाते हैं। अब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है इनके आधार पर हम लोग देखना चाहेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है द मैन डैश इज स्टैंडिंग हियर इज माय अंकल। द मैन डैश इज स्टैंडिंग हियर इज माय अंकल। ऑप्शन है हु, हुम, सी में ऑप्शन है विच और डी में ऑप्शन है हुज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन होगा हु। आप कहेंगे सर आपको पता है इसलिए आपने सही आंसर लगा लिया, लेकिन मुझे नहीं पता है तो मैं इसे कैसे समझूं? हु होगा या हुम होगा या विच होगा या हुज होगा? तो मैं आपको बता दूं हु का जो एक्सप्लेनेशन है, हुम विच कहाँ प्रयोग होता है, इनके विषय में हम आपको बता देते हैं। हु का प्रयोग, हु का पहले मतलब क्या होता है? हु का मीन्स होता है कौन, और हु का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो सब्जेक्ट को पता करने के लिए। और हु के बाद कौन क्या आता है? तो हु के बाद वर्ब आता है। तो देखते हैं हु का प्रयोग किस किस रूप में भी किया जाता है, किन किन सेंटेंस में किया जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट लिखा हुआ है, सेंटेंस है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट। अब मैं आपको बता दूं द चिल्ड्रेन यहाँ क्या है? सब्जेक्ट है, और यदि दी चिल्ड्रेन सब्जेक्ट है आपको पता है, और आर क्या वर्ब है? प्लेइंग क्रिकेट है, आर ये हेल्पिंग वर्ब है आर, और प्लेइंग क्या है? प्लेइंग क्रिकेट। प्लेइंग क्या है? आपका मेन वर्ब हुआ, और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट है। दी चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट है तो इसमें सब्जेक्ट दी चिल्ड्रेन है। तो कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनके द्वारा हम क्या करते हैं? दी चिल्ड्रेन यानी सब्जेक्ट का पता करते हैं, तो वह आपका कौन सा? हु है। और हु के जरिए हम पता कर लेते हैं, जैसे कहते हैं हु आर प्लेइंग क्रिकेट, कौन खेल रहा है, कौन क्रिकेट खेल रहा है? तो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ इससे हमको हु का प्रयोग करके हमको किस चीज की जानकारी मिल गई? तो हु का प्रयोग करके हमें सब्जेक्ट का पता करने में मदद मिला। और हम आपको बताते हैं हु के बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है? वर्ब का प्रयोग हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं हु के बाद किसका प्रयोग हो रहा है? वर्ब का प्रयोग हो रहा है। और यदि हु के बाद वर्ब का प्रयोग हो रहा है तो दो कंडीशन आप देखेंगे। अगर हु के बाद वर्ब का प्रयोग हो रहा है, हु आपका स्टार्टिंग से हु है, स्टार्टिंग से और एंडिंग विद क्या है? क्वेश्चन मार्क से है, तो ऐसे कंडीशन में समझ जाएंगे क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इंडिकेट करता है। और हु के बाद यहाँ क्या देख रहे हैं? वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो हु के बाद वर्ब आता है।
ठीक है, हु के बाद वर्ब आएगा। और या फिर अन्य भी WH वर्ड है, जैसे वेन आया, वेयर आया, इनके बाद भी आप क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो समझ जाइए वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जिससे कहते हैं ना कि व्हाट इज योर नेम, तो आप समझिए व्हाट क्या है, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे हम बोलते हैं वेयर डू यू लिव, तो वेयर यहाँ क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वेयर क्या है, यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। तो इसी तरह यहाँ आपका क्या है, हु यहाँ प्रोनाउन है, ठीक है, यहाँ प्रोनाउन के रूप में है, क्योंकि हु जो है दी चिल्ड्रेन के लिए जो यूज हुआ है, और हु के बाद क्या वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और लास्ट में क्या क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए, अब इसका प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है, हम इसका प्रयोग वस्तु के लिए नहीं कर सकते हैं। हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है। अब हम आपको बता दें इसका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में कैसे यूज होता है, ये भी देख लिए। द मैन हु लिव्ड देयर डाइड यस्टरडे। अब कहता है द मैन हु लिव्ड देयर, व्यक्ति, आदमी जो वहां रहता था, डाइड यस्टरडे, कल क्या हुआ, पिछले वाले कल में क्या हुआ, मर गया। तो अब हम आपको ये कहें कि यहाँ जो हु है कि किसके लिए आया, सेंटेंस में अगर आया, बीच में आया, इनके बाद भी देखिए वर्ब है, वर्ब है, तो इसका मतलब ये नहीं समझ जाना है कि यहाँ वर्ब का उपयोग हुआ है तो ये क्या है, तो ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव नहीं हो सकता, ये रिलेटिव है, क्योंकि यहाँ क्या किया, दो सेंटेंस को लिंक करने का वर्क काम किया है। और जब दो सेंटेंस को लिंक किया है तो इसका मतलब एक दूसरे के बीच में क्या किया, लिंक करने का काम किया, जोड़ने का काम किया है। इसलिए इसको हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहेंगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउंस का दूसरा नाम कनेक्टिव प्रोनाउंस भी है। अब इससे आप समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में क्या अंतर है। जबकि दोनों में रिलेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों में हु आ जाए तो डिफरेंस क्या है, इस तरह का डिफरेंस में आप समझ गए। जैसे एक सेंटेंस और देखिए, दिस इज द मैन हु हैज स्टोलन माई वॉच। अगर कहते हैं दिस इज द मैन, मतलब यह हु किसके लिए उपयोग किया गया, मैन के लिए यूज किया गया। और यहाँ हैज स्टोलन माई वॉच मतलब क्या है कि मेरा पेन क्या हुआ, मेरा घड़ी क्या हुआ, चुराया गया है, और यह वही व्यक्ति है। इन दोनों के बीच में संबंध यानी जोड़ने का कौन काम कर रहा है, हु कर रहा है। ये इसका मतलब हु क्या है, यहाँ रिलेशन बतला रहा है, इसलिए यह रिलेटिव प्रोनाउंस को शो कर रहा है, ना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस को शो कर रहा है। इससे यह समझ में आ गया क्या हु जो है रिलेटिव प्रोनाउंस को किस प्रकार शो करता है। आई हैव सीन माई फ्रेंड, इस सेंटेंस में भी देखिए हु रिकॉग्नाइज्ड, हु के बाद रिकॉग्नाइज्ड आया, यह भी वर्ब है। और मैं आपको बताया कि हु के बाद वर्ब आता है तो दो कंडीशन, एक तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को शो करेगा जब लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, एक तो बीच सेंटेंस के बीच में यदि जोड़ने का काम करेगा तो समझेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस को शो कर रहा है। अभी क्या है, रिकॉग्नाइज मी एट वंस, तो इस सेंटेंस में भी हु का काम वही उसी रूप में है। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए क्या है, ऑल, वो हु या दैट आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क कैन डू इट। यहाँ ऑल, जब भी ऑल के साथ अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हु और दैट का प्रयोग करेंगे। जब व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ऑल के साथ अगर व्यक्ति का संबंध हो तो वहां हु लगा सकते हैं या दैट भी लगा सकते हैं। ऑल के साथ हम क्या लगा सकते हैं, हु और दैट भी लगा सकते हैं। अगर हु लगा दिए व्यक्ति के लिए लेकिन बोध हो तो वहां हु नहीं लगाकर अगर दैट ही लगा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हु लगा देते हैं तो क्योंकि आपको हु के विषय में अंडरस्टैंडिंग है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में हु ना रहे तो दैट कम से कम लगा सकते हैं, अगर ऑप्शन में दैट रहे तो दैट को लगा सकते। जबकि हु, दैट और हु में से कुछ भी ना रहे तब नन लगा दीजिए, क्योंकि हु और दैट के सिवा और कुछ नहीं इनके साथ लगता है। जब ऑल का मतलब व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो, जैसे ऑल हु दैट लगा हुआ तो इसमें से कोई एक यूज कर लीजिए, ऑल हु आर इंटरेस्टेड टू डू दिस वर्क, जो व्यक्ति यानी सभी जो इससे क्या है रुचिकर है, इंटरेस्टेड मतलब जो रुचिकर है, टू डू दिस इस काम को करने के लिए, कैन डू इट इसे कर सकते हैं। तो किसके लिए, जो काम करने के लिए रुचिकर है, कौन हो सकता है रुचिकर, वो हो सकता है जो व्यक्ति हो सकता है, दूसरा वस्तु तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ऑल का प्रयोग यहाँ व्यक्ति के लिए किया गया, और व्यक्ति के लिए किया गया तो या तो हु लगाएंगे या तो दैट लगाएंगे। इस प्रकार से आप हु का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं इसके लिए आप अच्छी तरह से समझ गए। आइए हम देखते हैं हुज का प्रयोग कहाँ करते हैं। हुज के लिए भी वहां आपने हु के विषय में देखा कि हु का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो हु का प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट के पता करने के लिए। हु का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में भी करते हैं। हु का प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी करते हैं। किस तरह से करते हैं, ऑल में किस तरह से करते हैं, ये भी आप समझ में आ गया। हुज का मतलब होता है किस, और किस का मतलब होता है, हुज मतलब होता है किस। इसको हम पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में देखते हैं। और यहाँ पॉसेसिव प्रोनाउंस के रूप में देखते हैं तो टू शो पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव का मतलब क्या होता है, अधिकार वाला। जैसे अधिकार की अगर बात करते हैं, अधिकार में क्या आ जाता है आपका, जैसे हम कहते हैं मेरा है
और तुम्हारा है, आपका है या अधिकार। जब आपका कोई चीज कोई वस्तु आपके पास है, आपका अपना है, तभी आप कह सकते हैं अपना है, मेरा अधिकार है इस पर। और जब आपका नहीं होता है तब आप ये नहीं कह सकते कि आप मेरा है किसी का दूसरे का वस्तु लेकर के। तो वही उसी तरह से यहाँ हुज भी एक ऐसा वर्ड्स है, WH ऐसा वर्ड्स है, या इसको रिलेटिव वर्ड्स भी कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी कह सकते हैं और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है हुज का प्रयोग तीनों तरीके में हुआ। अब कहाँ कैसे होता है ये भी हम आपको इस सेंटेंस के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। जैसे एग्जांपल है दिस कार इज माइन। अब कार मेरा है तभी तो बोलेंगे मेरा है, तो ये दिस कार इज माइन जो आप बोल रहे हैं तो क्या हो, इससे जो ये आपको क्या हुआ, पॉजिटिव स्टेटमेंट हुआ। अब हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है हुज इज दिस कार, या हुज किसका, किसका यह कार किसका है। हुज का मतलब किसका होता है, क्या होता है, किसका। यहां आप का दे दीजिए, किस भी हो सकता है और किसका भी होता है। उसके बाद यहां देख लीजिए क्या है, हुज इज दिस कार है, तो हुज इज दिस कार, यह कार किसका है। अगर हम यह कह रहे हैं तो किसका है, तो दिस कार इज माइन, यानी मेरा। जब यह पूछ रहे हैं किसका कार है तो क्या आप आंसर देते हैं माइन। इसका मतलब यह जो हुज जो है अधिकार के लिए यूज किया गया, अधिकार वाले वर्ड को शो करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, हुज नोटबुक इज दिस, मतलब यह नोटबुक किसका है। अगर जब हम कहते हैं यह नोटबुक किसका है तो इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे। अब अगला क्या है, दिस इज द बॉय हुज ब्रदर लिव्स इन पटना। दिस इज द बॉय हुज ब्रदर्स, या हुज ब्रदर्स जो है इसका मतलब किसका भाई। यहाँ हुज का मतलब किसका भाई से संबंध रखता है। लिव्स इन पटना, किसका भाई मतलब यहाँ जिसका भाई, किसका नहीं बोलेंगे, जिसका भाई पटना में रहता है। दिस इज द बॉय, या वही लड़का है जिसका भाई कहाँ रहता है, पटना में रहता है। तो यहाँ हुज ब्रदर, हुज का मतलब यहाँ किसका नहीं होगा, फिर यहाँ हुज का मतलब बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, जिसका, इसका यहाँ अर्थ इसका जो जिसका हो जाएगा। अभी आपने पढ़ा था हु के विषय में, हु के विषय में देखा था हु का मतलब कौन होता है, जबकि इंट्रोगेटिव के रूप में यूज किया जाएगा। जब इसका इंट्रोगेटिव में प्रयोग ना करके इसका रिलेटिव में यूज किया जाता है तो जो इसका मतलब होता है, या फिर जिसे इसका मतलब होता है। जैसे हु हैज रहेगा तो जिसे होगा, लेकिन अगर यहाँ यूज करते हैं हुज का प्रयोग अगर इंट्रोगेटिव के लिए करते तो किसका मतलब होता है, जबकि जब इसको रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज करते हैं इसका मतलब जिसका हो जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में अगर हुज का प्रयोग हो रहा है तो इसका मतलब जिसका हो गया। जैसे अभी यहाँ लिखा हुआ है ना कि दिस इज द डॉग, या वही कुत्ता, या वही कुत्ता है, एनिमल, यह वस्तु के लिए भी किया जा, जानवर के लिए भी इसका प्रयोग किया जा रहा है हुज का। देख रहे हैं यहाँ पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है, यहाँ पर्सन लिखा हुआ है, यहाँ हुज का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है, व्यक्ति के लिए भी किया जा रहा है और जानवर के लिए भी किया जा सकता है। देखिए लिखा हुआ दिस इज द डॉग, यानी एनिमल, या वही जानवर है या वही कुत्ता है। हुज नेम, हुज मतलब जिसका नाम, या किसका नाम नहीं, जिसका नाम इज टॉमी, क्या है नाम उसका, टॉमी है। तो आपने हुज का प्रयोग भी कहाँ और कैसे होता है यह भी देख लिया। रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, उसका मीनिंग क्या बदल जाता है ये भी देख लिया। होम के विषय में आप चलते हैं समझने के लिए। होम मतलब क्या होता है, किसे। इसका भी प्रयोग हम क्या करते हैं, व्यक्ति के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ व्यक्ति नहीं, व्यक्ति के लिए करते हैं, या सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट को फाइंड करने किया जाता है। जबकि हु का प्रयोग सब्जेक्ट को फाइंड करने किया जाता है। हुज का प्रयोग पोसेशन यानी अधिकार को दिखलाने के लिए किया जाता है। इंट्रोगेटिव के रूप में भी किया जाता है, रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में भी किया जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम देख रहे थे होम का प्रयोग, होम मीन्स क्या होता है, किसे होता है, और हुज का मीन्स क्या होता है, किसका होता है, यानी पोसेशन को शो करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, यूज्ड फॉर पर्सन, क्या लिखा हुआ है, यूज्ड फॉर पर्सन मतलब व्यक्ति के लिए प्रयोग। किसका, किसके लिए उपयोग करेंगे, तो अब फाइंड ऑब्जेक्टिव, अब फाइंड ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट को खोज करने के लिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, बाय हुम किसके द्वारा वॉज रामायण रिटन, यानी रामायण जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है, रामायण रिटन किया गया, किसके द्वारा लिखा गया। तो यहाँ होम जो आया है, होम जो आया किसको शो करने के लिए आया, तो ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए आया। ऑब्जेक्ट कैसे शो कर रहा है, तो रामायण लिखा गया है, मान लीजिए वाल्मीकि के द्वारा अगर रामायण लिखा गया तो यह ऑब्जेक्ट, जैसे हम कहते हैं ना हिंदी में कहेंगे, इसको सही रूप से कहें तो रामायण वाल्मीकि ने रामायण वाल्मीकि लिखे हैं। अगर हम आपको कहें लिखे थे तो रामायण कौन लिखे हैं, वाल्मीकि लिखे थे। तो अगर रामायण वाल्मीकि लिखे तो ऑब्जेक्ट के रूप में वाल्मीकि आया, और फिर रामायण जो है यहाँ क्या आया, रामायण रिटन ना, तो हु बाय होम किसके द्वारा, तो वाल्मीकि के द्वारा। तो यहाँ होम क्या किया, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। होम का प्रयोग यूज्ड फॉर पर्सन, पर्सन के उपयोग के लिए किया जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, टू फाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए भी होम का प्रयोग करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए होम का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं,
सेंटेंस है ही हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स। ही हैज, आपको मैं लिख कर बताता हूँ, ही हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स। इसमें हिज फ्रेंड्स क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो ही हैज इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स है। तो अगर हम हुम को का प्रयोग करते हैं, हुम का मतलब क्या होता है, किसे, तो किसे इनवाइटेड किया जाएगा, हुम हैज इनवाइटेड। अगर आपसे पूछा जाए हुम हैज इनवाइटेड, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो हुम हैज इनवाइटेड अगर कहा जाता है तो हुम हैज ही इनवाइटेड। अगर आपसे कहा जाता है तो आप क्या कहिएगा, तो हिज फ्रेंड्स इनवाइटेड। तो जैसे ही हिज फ्रेंड्स कहिएगा तो हुम का प्रयोग किसके लिए किया गया, ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो आपने ये देखा कि ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन हुम का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है, वस्तु के लिए उपयोग नहीं कर सकते। अब दूसरी बात क्या, बाय हुम वॉज रामायण रिटन। यहाँ बाय हुम देख रहे हैं, यहाँ जो बाय आया है या प्रीपोजिशन है, यहाँ टू जो आया है या प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन का के बाद भी हुम का प्रयोग किया जाता है। यह भी आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ जाए और प्रीपोजिशन के बाद आपको और कुछ ऑप्शन में हु रहे, विच रहे, तो विच का भी प्रयोग हुम के बाद किया जाता है। लेकिन हुम और विच में क्या अंतर है, यानी प्रीपोजिशन के बाद अगर आपसे पूछा जाए किस किस का प्रयोग होता है, तो जो इंट्रोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउंस की बात कर लें, या इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की बात कर लें, तो इनमें बात कर लें, जैसे हु है, हुम है, WH वर्ड है, तो इनमें से कौन से वर्ड्स यूज किए जाते हैं बाय और हुम के बाद, प्रीपोजिशन के बाद, तो आप क्या बताइएगा, विच का यूज किया जाता है और हुम का किसके लिए, तो व्यक्ति के लिए, विच का वैल्यू वस्तु के लिए किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। जैसे हम बाय आ गया उसके बाद क्या करेंगे, हुम है, चूंकि यह वॉइस में है, आपको ये यहाँ नहीं दिखाया जा रहा है, बस दिखाया ये जा रहा है कि आपको अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके बाद हुम लगाना होता है। प्रीपोजिशन आने के बाद, जैसे यहाँ देखिए टू लगा हुआ है, उनके बाद हुम लगाएंगे, क्योंकि इस हुम का मतलब किससे है, व्यक्ति से है, इसलिए यहाँ हुम लगाएंगे, विच नहीं लगा सकते। आर यू टॉकिंग टू हुम आर यू टॉकिंग। तो अब आप चलते हैं, नोट में लिखा हुआ भी प्रीपोजिशन के बाद हम क्या करते हैं, विच या हुम का प्रयोग करते हैं, ठीक है, WHOM यहाँ होगा, ठीक है, विच या होम का प्रयोग करते हैं। तो यह भी आप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गर्ल्स विथ हुम आई वर्क विथ, मतलब व्यक्ति, लड़की, विथ हुम जिसके साथ, विथ है, विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, आई वर्क, यहाँ आप आगे में विथ लगा देते हैं तो यह विथ क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, आगे में विथ नहीं होगा। जब भी हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो किसके पहले करेंगे, तो विथ के बाद या तो हुम का प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन के बाद हुम का प्रयोग करेंगे, और इनके पहले जो हम करेंगे, इनके पहले क्या करेंगे, तो जैसे आगे में विथ लगा दिया गया, सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाए, तो यह जो अगर लगाया हुआ रहे तो वह आप क्या कहेंगे, रॉन्ग है। लेकिन इसका जब विथ का ही प्रयोग करना होगा तो कहाँ करेंगे, सेंटेंस के बीच में, और यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउंस होता है उनके पहले करेंगे, जिसमें हुम और विच आता है। यानी अगर आपको ये बताएं कि विथ के बाद कौन आएगा, विथ के बाद आपका हुम, यानी प्रीपोजिशन के बाद हुम या विच आएगा। चूंकि यहाँ व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या ले लेंगे, तो यहां हम लेंगे हुम लेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बता दें कि यहाँ रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में किया गया, यहाँ जो हुम जब भी प्रयोग होगा या सेंटेंस में प्रयोग होगा तो उनके बाद सब्जेक्ट रहता है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के बदले आता है, सब्जेक्ट के बदले नहीं आता, तो इसलिए सब्जेक्ट को हटाकर नहीं लिखा जाएगा, इसके बाद हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। जैसे हुम आई लिखा हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो ही इज द पब्लिशर अबाउट, फिर से यहाँ प्रीपोजिशन आया, उसके बाद क्या आएगा, हुम ही आएगा, विच नहीं आएगा, क्योंकि पब्लिशर कौन है, ही इज द पब्लिशर, मतलब उस व्यक्ति की विशेष की बात कही जा रही है। और हुम के बाद क्या आ रहा है, आप देखिए सब्जेक्ट आ रहा है, इसके बाद वर्ब नहीं आता है। इस रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में जब यूज होता है, सेंटेंस के बीच में जब यूज हो रहा होता है, यानी रिलेशन बतलाने के लिए जब प्रयोग हुम का करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, अब सब्जेक्ट का प्रयोग, उसके बाद सब्जेक्ट का करते हैं। और प्रीपोजिशन अगर यूज करना होता है तो विथ हुम के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। और आपने ऑब्जेक्ट को फाइंड करने में भी देखा, उसका वहां भी प्रयोग करते हैं, और किसके लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो आपने ये देखा कि हु, हुज और हुम का प्रयोग कहां और कैसे करते हैं। व्हाट का प्रयोग देखिए कैसे करेंगे, व्हाट का प्रयोग टू फाइंड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल के रूप में अगर देखें तो व्हाट का हिंदी क्या होता है, क्या होता है, और इसका प्रयोग
फाइंड किसको करने के लिए, ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए किया जाता है। एग्जांपल देखें, यू हैव बाउट द चेयर, जैसे हमने लिखा तो दी चेयर क्या ऑब्जेक्ट है, यू क्या है सब्जेक्ट है। अब आप क्वेश्चन करते हैं व्हाट हैव यू बाउट, आपने क्या खरीदा, आपने क्या खरीदा। जब हम आपको ये कह रहे थे आपने क्या खरीदा तो आप आंसर के रूप में क्या देते हैं, दी चेयर, यानी चेयर खरीदा। चेयर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता चल गया कि हम ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं। आपने देखा कि ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए व्हाट का प्रयोग किया गया। दूसरी बात, इसका प्रयोग हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में भी करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि लास्ट क्वेश्चन के सेंटेंस के लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड रहेगा। व्हाट इज योर फाइंड, व्हाट का प्रयोग शुरू में रहेगा, इसके बाद वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ही आपको बताया था, पहले भी बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब भी यूज किया जाएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड्स का जब भी यूज किया जाएगा, जैसे वेन वेयर का जब भी यूज किया जाएगा तो उनके बाद हेल्पिंग वर्ब रहता है। देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ वर्ब रहता है तो ये इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है यहाँ, और इस प्रकार हम कह सकते हैं। और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड है, तो इसका मतलब यहाँ व्हाट का प्रयोग, जो प्रोनाउंस दिए गए व्हाट, इसका प्रयोग किसके रूप में किया गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में किया गया। उसके बाद देखिए इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया ये, माय फादर इज अ शॉपकीपर। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज योर फादर तो आप आंसर के रूप में क्या देते हैं, माय फादर इज अ शॉपकीपर, यानी आपके पापा जी क्या है अगर पूछा जाए तो आप क्या करते हैं, शॉपकीपर। तो ये शॉपकीपर क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला क्या है सेंटेंस, यू नो व्हाट यू टीच, मतलब आप जानते हैं। व्हाट यहाँ होगा यू टीच नहीं, आई टीच। यू नो मतलब आप जानते हैं, मैं जो पढ़ाता हूँ आप जानते हैं। यहाँ आई होगा, मिस्टेक हो गया वहां से। तो आप यहाँ देख रहे हैं जो व्हाट का प्रयोग किया गया किसके लिए, यहाँ व्हाट का मतलब क्या नहीं, यहाँ व्हाट का मतलब क्या हो गया, जो हो गया। क्या हो गया इसका मतलब, जो हो गया। तो ये बात आप समझ गए कि व्हाट का प्रयोग जब बीच में किया जाएगा यानी रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में किया जाएगा तो उसका अर्थ बदल जाएगा, क्या नहीं होगा, क्या हो जाएगा, जो हो जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में जब व्हाट का प्रयोग किया जाता है तो उसका अर्थ क्या होता है, और इसका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में किस प्रकार किया जाता है। दूसरी बात आपने ये देखा कि इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए किया जाता है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अभी विच की बात कर ले, विच का प्रयोग कैसे किया जाता है यह भी हम देखें। विच का मतलब होता है कौन सा, विच का मतलब क्या होता है कौन सा। अगर देखें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन के रूप में, सब्जेक्ट के या ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन के रूप में किसका प्रयोग, विच का प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है ये देखते हैं। दी डॉग मतलब जानवर के विषय में कहा जाता है कुत्ता। विच इज ब्लैक इज माइन, मतलब जो काला है मेरा है, क्या है, तो जो काला है। यहाँ विच का मतलब क्या है, जो, यहाँ विच का मतलब जो। यहाँ वस्तु के लिए प्रयोग कर सकते हैं, निर्जीव पदार्थ के लिए विच का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी आप जान लीजिए। दिस इज द कार, यहाँ देखिए कार क्या है, यहाँ देखिए क्या है, निर्जीव, यहाँ क्या है, सजीव वस्तु है। और सजीव जैसे कुत्ता क्या है, सजीव है, और जानवर है, इनके लिए भी विच का प्रयोग किया गया। जहाँ जबकि द कार क्या है, निर्जीव है, और इसके लिए भी विच का प्रयोग किया गया। आपको हम बताए थे कि हुम के बाद सब्जेक्ट आता, कभी विच के बाद भी सब्जेक्ट आ सकता है, तो यह भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन विच और हुम में अंतर यही है कि वहाँ व्यक्ति के लिए किया जाएगा और यहाँ किसके लिए किया जाएगा, तो वस्तु के लिए किया जाएगा। तो विच का प्रयोग यहाँ देखिए, दिस इज द कार विच आई हैव बाउट, मतलब यहाँ आई विच जो प्रयोग किया गया कार के लिए यानी नॉन लिविंग है, और यह वस्तु क्या है, निर्जीव वस्तु है, इसके लिए प्रयोग किया गया है। तो हम आपको कह सकते हैं वस्तु है, दिस इज द कार विच आई हैव बाउट, तो इसका मतलब यह वही कार है जिसे मैंने, जिसे, यहाँ विच का मतलब क्या हो गया, जिसे हो गया, जो, जिसे भी इसका अर्थ हो रहा है। आई हैव बाउट मैंने जो मैंने खरीदा, इज मेरा है, जिसे मैंने खरीदा है लाल है। ठीक है, तो किसी से क्लाउज के लिए रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे विच का प्रयोग होता है। जैसे क्लाउज के लिए देखें तो कैसे है, तो क्या लिखा हुआ है, सी हैज ऑब्टेन्ड 80% मार्क्स विच दें, अभी आपको दिया रहेगा इस तरह का सेंटेंस, सी हैज ऑब्टेन्ड 80% मार्क्स विच whom दैट प्रूव्स दैट सी इज इंटेलिजेंट। अब आपसे ये क्वेश्चन दिया रहेगा, इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ तक दिया रहेगा, ऑप्शन में यहाँ खाली कर दिया जाएगा, फिर रहेगा यहाँ तक। ऑप्शन में आपको विच दिया, हु दिया, हुम दिया और दैट दिया, इसमें से कौन सा प्रयोग करेंगे, तो हु का प्रयोग, हु का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है। सी हैज ऑब्टेन 80% मार्क्स, तो यह व्यक्ति के लिए किया जा रहा है। लेकिन यहाँ देखिए सी हैज ऑब्टेन 80% मार्क्स प्रूव्स दैट सी इज इंटेलिजेंट, यह प्रूफ करता है, जो वह 80% मार्क लाया है, यह प्रूफ करता है कि वह क्या है, इज इंटेलिजेंट, तेज है। तो यहाँ विच का प्रयोग करें, हु का प्रयोग करें, हुम का प्रयोग करें या दैट का प्रयोग। हुम का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, जबकि आपको पता होम के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। होम के बाद क्या आता है, सॉरी सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ प्रूफ से लिखा है, इसलिए होम का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरी बात, यहाँ हु लिखा हुआ है, हुम के बाद वर्ब आता है,
होम के बाद वर्ब आता है, यहाँ चूंकि होम के बाद प्रूव्स आ गया यानी वर्ब आ गया, इसलिए होम का प्रयोग नहीं, सब्जेक्ट आता तो कर लेते, लेकिन हु का प्रयोग तब करते हैं जब इनके बाद क्या आता है, वर्ब आता है। क्या आता है, वर्ब आता है, और इसमें वर्ब आया तो इसका मतलब हु का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो यहाँ सी हैज ऑब्टेन्ड 80% मार्क, यानी मार्क्स की विशेषता को बतलाने के लिए यहाँ मतलब सी हैज ऑब्टेन्ड 80% मार्क एंड दैट सी मार्क्स दैट प्रूव्स दैट सी इज इंटेलिजेंट। जो क्या करता, प्रूव करता है कि वह क्या है, तेज है। अगर यह प्रूफ करता है कि क्या प्रूफ करता है, तो 80% मार्क्स प्रूफ करता है, जो उसने पाया है वह प्रूफ करता है वह तेज है, इसीलिए वह वस्तु को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए विच का प्रयोग किया जाएगा यहाँ। अभी क्या है कि अगला क्या है, व्हाट का प्रयोग एंटीसीडेंट के लिए नहीं होता। व्हाट का प्रयोग हम क्या बताएं, एंटीसीडेंट के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि व्हाट में एंटीसीडेंट क्या होता है हम आपको बता देते हैं। व्हाट में द थिंग्स विच का अर्थ प्रेजेंट रहता है। व्हाट में क्या रहता है, द थिंग्स और दैट थिंग्स और विच थिंग्स का अर्थ प्रेजेंट रहता है इसमें। तो ही हैज गिवन मी अ पेन व्हाट आई नीडेड। अगर हम आपको व्हाट लिख देते हैं बीच में तो यह क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, अगर हम कहते हैं ही हैज गिवन मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया है, और हम वहां लिख देते हैं विच लिख देते हैं या दैट लिख देते हैं, तो ये दोनों क्या है, सॉरी ये दोनों क्या हो सकता है, सही हो सकता है। लेकिन व्हाट अगर लिख देते हैं तो यह क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि लिखा इसका मतलब होता है ही हैज गिवन मी अ पेन, जो आई नीडेड का मतलब मुझे जरूरत थी, जिसकी मुझे जरूरत थी, तो विच इसका प्रयोग होगा, व्हाट का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि व्हाट का प्रयोग एंटीसीडेंट का मतलब होता है इसके पीछे वाला सेंटेंस जो है इस पर निर्भर करता है। किसका प्रयोग, व्हाट का प्रयोग। तो व्हाट का प्रयोग एंटीसीडेंट के लिए इसलिए नहीं, यानी पूर्व सेंटेंस के लिए नहीं किया जाता। यहाँ देखिए इस तरह से विच और दैट का प्रयोग इस तरह के सेंटेंस में किया जाता है। इस तरह से आपने देखा कि पहले सेंटेंस में हु का प्रयोग होगा, दूसरे सेंटेंस में देख लीजिए दिस इज द गर्ल, यहाँ गर्ल है, या तो विच का प्रयोग नहीं होगा, हुज का प्रयोग नहीं होगा, और हुज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि अधिकार के लिए बोध किया जाता है। आपको पता है हुम का प्रयोग होगा हो या हु का प्रयोग होगा, इनमें से कौन सा प्रयोग होगा, यहाँ हुम का प्रयोग होगा, इसलिए कि इसके बाद देखिए क्या आया है, आई आया, सब्जेक्ट आया है, ये आपको पता है ऑलरेडी। चलिए इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर के देखिए दिस इज द गर्ल, टू आ गया, यहाँ टू आ गया है, देखते हैं प्रीपोजिशन आ गया, आई हैव टॉट, इसका मतलब है प्रीपोजिशन आता है, दो ही वर्ड यूज होता है, या तो विच होगा या तो हुम होगा। तो हु तो बिल्कुल नहीं होगा और दैट बिल्कुल नहीं होगा, तो फिर होगा क्या, विच या हुम में से कौन सा होगा। इसके बाद आपको देख रहे हैं क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, वस्तु के लिए उपयोग द गर्ल है, और यहाँ चूंकि पर्सन है इसलिए विच नहीं हो सकता, क्या होगा, हुम होगा। इस यह भी समझ में आ गया। दिस इज द होटल, होटल क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, वस्तु है, और यहाँ क्या है, खाली है। यहाँ भी क्या है आपको, यहाँ भी आपको सब्जेक्ट है, आपको बता दिए थे हुम और विच के बाद भी सब्जेक्ट आ जाता है। तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ चूंकि यहाँ क्या है, होटल क्या है आपको नॉन लिविंग है, वस्तु है, और यहाँ व्यक्ति का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए यहाँ विच हुम का प्रयोग नहीं करेंगे, विच का प्रयोग कर देंगे, हुम का बिल्कुल नहीं करेंगे, हु तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा, क्योंकि हु लगाएंगे तो इसके आगे क्या लगेगा, वर्ब लगेगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। डैश इज द हाउस, डैश इज दिस हाउस, डैश लुक्स एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल, क्या होगा यहाँ, ऑप्शन आपको देख लीजिए, डैश इज दिस हाउस, डैश लुक्स है ना, यहाँ वर्ब आ गया है, तो वहाँ वर्ब आ गया एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल, तो यहाँ हुज होगा, विच होगा, हुज पहले ऑप्शन में हुज देंगे, विच देंगे, या हुज दैट देंगे, विच दैट देंगे, हुम विच देंगे। तो आपको हम बता दें, हमेशा इंट्रोगेटिव अगर आ जाता है, इंट्रोगेटिव से स्टार्ट करते हैं तो आगे में इंट्रोगेटिव नहीं आ सकता है। आप देखिए अगर दोनों जगह इंट्रोगेटिव यहाँ भी इंट्रोगेटिव यहाँ भी इंट्रोगेटिव दीजिएगा तो इनका कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं होता। अगर ऐसा हो गया तो समझे गलत हो गया। अगर शुरू में इंट्रोगेटिव आप देते हैं और यहाँ क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वर्ड देते हैं तो आगे में इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं दे सकते। चलिए हुज का प्रयोग करते, हुज इज दिस हाउस चल जाएगा, लेकिन अभी आगे में हुज विच दे देंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए इस पे पास चलते हैं, शुरू में हुज दे दिए, हुज इज दिस हाउस, यह घर किसका है, तो अभी आगे में दैट देंगे। चलिए यह फिट कर गया, इसीलिए यही आंसर होगा। यह आंसर इसलिए विच नहीं होगा, इसलिए विच इज दिस हाउस नहीं हो सकता है, क्योंकि विच का प्रयोग यहाँ नहीं हो सकता। यह घर कौन सा है, ऐसा नहीं हो सकता। लुक्स एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल, यह सुटेबल नहीं खाता, इसलिए यहाँ नहीं देंगे। दूसरी बात हुम नहीं दे सकते, हुम का तो प्रयोग होगा भी नहीं यहाँ, तो इसलिए हमारा क्या होगा, और इसमें दोनों तरफ क्या है आपको इंट्रोगेटिव ही वर्ड है, इसलिए तो यह ऑप्शन गलत है, यह ऑप्शन गलत है, यह भी ऑप्शन गलत हुआ, तो क्या हुआ, बी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से आपको यहाँ दिया जा रहा है कुछ क्वेश्चंस, इसी प्रकार से आप प्रैक्टिस करके यहाँ तक रखेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है, यह बना करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, आप उस पर सेंड कर दीजिएगा। और आपको कुछ और क्वेश्चंस दिखा देते हैं।
11 नंबर में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इससे रिलेटेड, और 12, 13, 14 और 15, यहाँ 15 तक आप बनाने की कोशिश करेंगे। और इनके बाद हम अगले वीडियो में आपको यूज ऑफ दैट का प्रयोग पढ़ाएंगे, जो रिलेटिव प्रोनाउंस है और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम देखेंगे किस प्रकार से दैट का प्रयोग, जो सॉरी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम इनको देखेंगे अगले वीडियो में, यूज ऑफ दैट कहाँ कहाँ किया जाता है, स्पेशली उसका हम लोग वीडियो देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.